नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्लास नंबर 20 में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। कल हमने दोस्तों एनसीएफ से रिलेटेड प्रश्न किए और कल आरटीई एक्ट जो आपका 2009 है वो आपके मैराथन वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पर लिंक मिलेगी, आप लोग देख सकते हैं। आरटी एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों हमने कर दिया है, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपके अवश्य आउट ऑफ 150 में से क्वेश्चनों में से पूछे जाते हैं। तो 3 से 4 नंबर वे भी कन्फर्म है। और बात करेंगे क्लास बाल विकास की, तो आज के चैप्टर की बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। और 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों का कमेंट क्या है, ज़रूर कमेंट के माध्यम से मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाई बहन गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। बात करेंगे प्रथम प्रश्न की कि भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए या सभी नागरिकों के लिए। सभी कमेंट करेंगे, क्योंकि आपका कमेंट यहाँ पे सर्वोपरि है, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। साथियों, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। सभी लोग जानते हैं 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए भारत के संविधान के अकॉर्डिंग निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा यहाँ की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता निःशक्त बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए। इन तीनों के लिए दोस्तों आरटी एक्ट जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होता है, लेकिन 14 से लेकर 18 वर्ष तक के आयु के बच्चों का लागू नहीं होता है, क्योंकि 14 वर्ष तक के बाद के बच्चों की जो है आरटी एक्ट 2009 में यहाँ पे बातचीत नहीं की गई है। ठीक है, ये एक निगेटिव पक्ष भी माना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। 6 से 14, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11, 6 से 12। तो सभी लोग जानते हैं 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए या बच्चों के लिए लागू है। चौथा प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 से 14 वर्ष के आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालयी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया गया है, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है, या अलग से विद्यालय खोलने की बात कही है, या बात कर रहे हैं अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही है। तो साथियों, आरटी एक्ट 2009 ने 6 से 14 वर्ष तक के आयु के विद्यालय जो कभी न गए हों अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से प्रश्न को फीडबैक कर रहे होंगे और क्लास को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बात करेंगे 5वें प्रश्न की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21A। अगर आपने आरटी एक्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का वीडियो है, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो इस प्रश्न का आप लोगों ने कमेंट भी कर दिया होगा। ठीक है, बात करेंगे अनुच्छेद 21A की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यकता या सहायता उपलब्ध कराएं, यह हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी की। खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में या समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस पर प्रावधान के स्पष्ट की कि उनके व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। देखिए दोस्तों, जब भी शिक्षा अधिकार अधिनियम की बात करें, समावेशी शिक्षा का अगर ऑप्शन है तो आपको पहले उसी ऑप्शन पर जाना है। डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों। उचित सरकारें या दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, या दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए
अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया। यह बात करेंगे अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। यह बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी की कि केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। साथियों, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ होता है उचित सरकारें दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों का कमेंट क्या है, आप लोग भी अपना अपना कमेंट, अपना अपना फीडबैक बता सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट सम्मान है। आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं और जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक अध्यापिका बनना। बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद जो है कक्षा कक्ष जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है या अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना होगा? 30 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे, 50 घंटे। अगर आपने हमारी 50 प्रश्नों की वीडियो देखी होगी आरटीई एक्ट 2009 की, तो ये प्रश्न भी आप लोग ऑलरेडी से आसानी से दे सकते हैं। तो एग्ज़ाम के पहले वो वीडियो अवश्य देखिएगा। तो जब भी हम सप्ताह में कुल घंटों की बात करते हैं तो 45 आवर्स 45 घंटों की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम इस वर्ष में लागू किया गया? 2010 में, 8 में, 11 में, 9 में। देखिए, हमने यहाँ पे आपका एक बोर्ड बैंक भी ये क्वेश्चन दिया था कि आरटीई अधिनियम किस वर्ष लागू किया था। बहुत सारे 2009 में किए हैं, बहुत सारे 2010 में किए हैं। देखिए, जब भी क्रियान्वयन की बात आती है 2009 आता है, लेकिन जब भी लागू करने की बात आती है तो अप्रैल 2010 आता है। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र कैसा होना चाहिए? अध्यापक पर, बालक पर, पाठ्यक्रम पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके अकॉर्डिंग? प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग बताना है शिक्षा का केंद्र कैसा होना चाहिए? बालक। क्या होना चाहिए? शिक्षा का केंद्र बालक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया? नृत्य कला केंद्रित, हस्तकला केंद्रित, पुस्तकला केंद्रित या संगीत कला केंद्रित? देखिए, अभी हमने तो देखा नहीं है, लेकिन किताबों में पढ़ा भी है और बताया भी गया है, काफ़ी सारी बुकों में पढ़ने को मिलता है। बेसिक शिक्षा की जब भी बात करते हैं महात्मा गांधी का नाम आता है। ठीक है, बेसिक बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी एक प्रश्न ये हो जाता है। और किस पाठ्यक्रम पर बल दिया? तो सभी लोग जानते हैं हस्तकला केंद्रित की बात करेंगे। उनका आपने एक फ़ोटो या वीडियो भी देखा होगा चरखा चलाते हुए, तो उन्होंने अभियान भी चलाया था। हस्तकला की बात करेंगे। ठीक है, और वर्तमान में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी हस्तकला को प्रेरित कर रहे हैं, जो हमारे ठीक है प्रति व्यक्ति आय को भी थोड़ा बहुत, जो हमारी स्थानीय कला है उसको मार्केट पर लाना, और जो बाहरी दूसरे देशों से मार्केटिंग आती है उसको कम करना और अपने देश के मार्केटिंग को बढ़ावा देना, जिससे अपना देश भी थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, क्योंकि कोविड के बाद आफ्टर जो है सभी को पता है कितनी दिक्कतें हो रही हैं, काम करने की मुश्किल है, ठीक है, खाने कमाने की। तो ये जो है रोजगार का एक अवसर उपलब्ध हो जाता है। बात करेंगे हस्तकला की, बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतित करने तथा प्रभावी विद्यार्थियों में सक्षम बनाने हेतु शिक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण होता है, विद्यार्थियों को सिखाना, किस प्रकार अपने अधिगम को अन्वेषण करें, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना या छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। यह बात कर रहे हैं साथियों एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण में आसानी से हो सके। तो विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतित करने तथा प्रभावी विद्यार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण होता है वह होता है विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार अपने अधिगम का अन्वेषण करें। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सिलेक्शन की दृष्टि से।
कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। चार्ल्स डार्विन की बात करेंगे, वी.एफ. स्किनर की बात कर रहे हैं, जॉन डीवी की बात करेंगे या एरिक एरिक्सन की बात कर रहे हैं। सभी मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की बहनें, गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन इनमें से किस विचारक द्वारा किया गया है, तो सभी लोग जानते हैं जॉन डीवी द्वारा किया गया। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया गया जॉन डीवी द्वारा, नोट कर लीजिएगा। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। किसकी बात कर रहे हैं, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ की बात कर रहे हैं। तो कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, जिज्ञासा विद्यार्थी जो होते हैं स्वयं में अंतर्निहित नहीं है अपितु उसका संवर्धन करना चाहिए। आकर्षण या संवर्धन की बात कर रहे हैं। यह कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। सभी जानते हैं जब भी प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं उस पर जो जॉन डीवी का समुचित अर्थ है कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझने में या सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया जॉन डीवी से संबंधित। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब के विद्यालय का उदाहरण है पब्लिक विद्यालय, समान विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय या प्रगतिशील विद्यालय। देखिए आपको एक शब्द ही पता चल जाएगा, प्रगतिशील। प्रगतिशील कर रहा है, एक पॉजिटिव शब्द भरा है, एनर्जी से भरा हुआ यह शब्द लग रहा है। तो जॉन डीवी द्वारा जब भी समर्थन की बात करेंगे, लैब विद्यालय उदाहरण की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, प्रगतिशील विद्यालय की बात करेंगे। अगला प्रश्न है प्रगतिशील शिक्षा जनक के रूप में याद किए जाने वाले आपके सिद्धांतकार कौन हैं। फ्रेडरिक फ्रॉबेल हैं, जॉन डीवी हैं, जीन पियाजे जी हैं या ग्राहम विक्स की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स 24 हावर्स ओपन है, हमेशा के लिए आप लोग अपना भरपूर कमेंट करें। प्रगतिशील शिक्षा जनक के रूप में याद किए जाने वाले जो सिद्धांतकार है साथियों, और कोई नहीं आपके हम बात करेंगे जॉन डीवी की बात करेंगे। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करते हैं। प्रश्न को समझिएगा, ये बहुत ही अच्छा लॉजिकल प्रश्न पूछा गया है कि जब शिक्षक को, किसको, शिक्षक को यानी आप लोगों को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक जब विश्वास हो जाता है तब विद्यार्थी निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। तो प्रयास करना बंद करना यह नेगेटिव माना जाएगा। का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं या किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। देखिए इसमें भी नहीं है, और भंग होना ये भी माना जाएगा और बंद ये भी नेगेटिव माना जाएगा। तो तीनों नेगेटिव हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। और चौथा ऑप्शन है सीखने के लिए उत्सुक या प्रेरित। तो उत्सुक और प्रेरित दो ऑप्शन यहाँ पर हमारे पॉजिटिव दिए गए हैं, सकारात्मक शब्द दिए गए हैं। और यहाँ पे सकारात्मक विश्वास पूछा जा रहा है, इसलिए साथियों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न को समझिए, हमें अगर उत्तर नहीं भी आ रहा दोस्तों तब भी आप लोग उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, केवल प्रश्न को आप लोगों ने अच्छे तरीके से उस ढंग से प्रश्न को समझ लिया जिस ढंग से उसका उत्तर दिया गया है। एक शिक्षक को चाहिए, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो आप ये सोचिए कि हमें क्या चाहिए कि विशेष संस्कृति समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दें, या आप विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करेंगे, यह सुनिश्चित करेंगे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करते हैं एवं महत्व देते हैं, या वह विद्यार्थियों के बीच तुलना, देखिए तुलना शब्द भी नेगेटिव है, ठीक है, और अनदेखा करना ये भी है, और बढ़ावा ये भी नेगेटिव शब्द है। ठीक है, पेडागोजी की बात करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात करेंगे, बाल विकास शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे। तो एक शिक्षक को चाहिए कि वह यह संशोधित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करे और उसको महत्व भी दे। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, और सभी को पता है प्रत्येक क्लास हमारी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न की रहती है, जैसे आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं, और सभी क्लासेज आपके कंसेप्ट वाइज चल रही है। अगला बेहतरीन प्रश्न है, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस तथ्य की अनदेखी करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के साथ या अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए।
इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए। यह साथियों हम बात करेंगे स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। तो सभी जानते समझते हैं कि एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय, एकल अभिभावक मतलब जिसके माता हो या पिता हो, एक ही हो अभिभावक हो, तो इस तथ्य की अनदेखी करना चाहिए उसका एक अभिभावक है कि दो अभिभावक है कि चार अभिभावक है। ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के साथ सम्मान, व्यवहार, रिस्पेक्ट, ठीक है, फीडबैक करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं देखना है कि उसके बच्चे के अभिभावक कितने हैं, माता कौन है, पिता कौन है। हमें एक शिक्षक के रूप में, शिक्षिका के रूप में प्रत्येक बच्चे को समान व्यवहार करना है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता क्या होती है? कि उसमें शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों को मानक मानदंडों पर आकलन करना है। यह शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। यह बात करेंगे सी ऑप्शन की, शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। यह बात करेंगे साथियों ऑप्शन नंबर डी की, कि शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब ये उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। साथियों, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख जो विशेषता होगी इनमें से कि शिक्षक के मार्गदर्शन से विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। बात करेंगे 22 नंबर प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेंगे। मेरे सभी बहन गृहिणी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष है और एक अध्यापिका के रूप में, शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगी? अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करेंगी या मुख्य तत्वों की व्याख्या करने के लिए व्याख्या पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों की उनकी सजगता के लिए आकलन करेंगी, या वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती हैं प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने का दिशा निर्देश करना। यह बात करेंगे साथियों इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। जी हाँ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका के रूप में आपको क्या करना है, इस प्रकार की पद्धति को नियोजित करना है जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पुस्तक के उत्तरों को सिखाने पर बल देना, सामूहिक गतिविधि के बजाय व्यक्तित्व अधिगम पर ध्यान देना या विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना या प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो साथियों, प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, कांटेक्ट में रहना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना या बहु परिप्रेक्ष्य के निरुत्साहित करना, एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना। साथियों, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में जो शिक्षिका की भूमिका सर्वोत्तम या उचित वर्णन करता है वह चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना हो जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास की बात करेंगे, ठीक है, 6 to 8 क्लास की बात करेंगे, माध्यमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें, सिलेक्शन शुरू पर ही है। बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की जो होती है अवधारणाओं को जानना चाहिए, ठीक है। तो कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणा
ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं मन से बहुत ही भोले भाले होते हैं। तो जो भोली अवधारणा होती है उनको जानना जो है शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। यह शिक्षक के हौसलों को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है। यह शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। यह शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को आर्थिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझिएगा, यहाँ पे क्या है, आर्थिक सार्थक नहीं दिया गया, अधिक सार्थक दिया गया है। ठीक है, क्योंकि आर्थिक शब्द रुपया पैसा निगेटिव माना जाता है। तो कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना यानी शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 प्रश्न और बने हुए हैं, तो प्यारपूर्वक 5 प्रश्नों को अटेंड करें और 30 प्रश्नों का पूरा फीडबैक बताइए। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक होता है, समावेशन को हतोत्साहित करता है या आवृत्ति को बढ़ावा देता है। साथियों, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर, यह शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, या विद्यार्थी शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता की बात कर रहे हैं प्राप्त करने की। तो साथियों, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना ही ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम अध्यापक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न प्रत्येक एग्जाम पर पूछे जाते हैं कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है और इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, बच्चों के प्रयास को स्वीकृति, बच्चों को स्वीकारना, अध्यापक का सकारात्मक रुख, ये तीनों पॉजिटिव हैं। लेकिन अध्यापकों के अनुसार कार्य करना ये हमारा नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम अच्छे कक्षाई परिवेश के सृजन की बात कर रहे हैं। इसके लिए हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी कक्षा है। मान लीजिए कोई कक्षा प्रभावी है, तो इनमें से प्रभावी कक्षा में क्या हो सकता है। देखिए, जब भी दोस्तों प्रभावी कक्षा होगी मतलब बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, वही प्रभावी कक्षा होगी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्लास का 30वां प्रश्न है, आप लोगों के स्क्रीन पर है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिवेश में एक शिक्षक की जो भूमिका है वह तालमेल बैठाने की है, संप्रेषक और व्याख्याता की है, सुगमकर्ता की है या निर्देशक की है। सभी मेरे प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। साथियों, बच्चों में ज्ञान की रचना करने, अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक जो शिक्षिका की या शिक्षक की जो भूमिका होती है वह सुगमकर्ता की होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों, ये रहे आज की क्लास के महत्वपूर्ण 20 नंबर 1 क्लास के 30 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न। 30 में से साथियों आप लोगों का फीडबैक क्या है, 15+ है या 20+ है या साथियों 25+ है। तो गुड, बेटर देन बेस्ट, ये 3 ऑप्शन है और कौन सा आप लोग सेलेक्ट करेंगे ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर पता चल जाएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र प्रत्येक क्लास को अटेंड करें, सारी वीडियोज आपको मिल जाएगी। क्लासेज वाइज प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, हर सब्जेक्ट की आपको वीडियो मिलेगी क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। मैं आपके साथ जयसवाल सर, जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।